यार रिकॉर्ड ओके करें स्टार्ट। चले भाई। अच्छा, पिछले पिछले जितने दिनों में भी हमने अभी तक जितना देखा है, हमने तो ये देखा कि पहले सिंपल लीनियर रिग्रेशन क्या होता है, फिर उसके बाद हमने इसके कॉस्ट फंक्शन को देखा था। फिर हमने क्या किया, कॉस्ट फंक्शन को हमने प्लॉट करके देखा कि हमारे पास प्लॉटिंग किस तरह होती है। फिर उसके बाद हमने देखा कि जो हमारी डेरिवेटिव टर्म होती है वो किस तरह की होती है। फिर हमने देखा कि जारी बात है, जब हम अपना कॉस्ट फंक्शन निकालते हैं, मैं अपना पेन ले आता हूँ। सही हो गया, आ गया। तो हमारा जो भी जैसे कॉस्ट फंक्शन आता है वो बेसिकली किस चीज में होता है, उसके बाद दो होते हैं। हमारा जो कॉस्ट फंक्शन होता है वो इन दो चीजों का फंक्शन होता है। इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं पैरामीटर्स। सही है। जिसके बाद हमने देखा था हमारे पास क्या था, स्क्वायर्ड कॉस्ट फंक्शन था जिसको हम एवरेज कर रहे थे 1/2m के साथ। तो अब बेसिकली हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए। हमने अभी तक जो जितनी भी प्लॉटिंग देखी थी, पीछे देख लेते हैं जाके। ये देखें, ये जो हमने जितनी भी प्लॉटिंग की है ये हमने डब्ल्यू की मैनुअल। अब मसला क्या है कि जारी बात है, जब भी हम किसी मॉडल को ट्रेन करेंगे तो हम मैनुअल वैल्यू से ले नहीं सकते, या हम एक एक को लेके मॉडल बनाए फिर एक वैल्यू पे टेस्ट करें, तो ऐसा होता नहीं। तो हम क्या करते हैं इस प्रोसेस को ऑटोमेट करने के लिए कि हमारे पास डायरेक्ट एक तो बेस्ट मॉडल आ जाए, और उसकी जारी बात है जब बस बेस्ट मॉडल होगा तो उसके पास जो पैरामीटर्स की वैल्यूज हैं वो भी उसके हिसाब से बेहतरीन होगी। तो हम उसके लिए एल्गोरिथम यूज करते हैं ग्रेडियंट डिसेंट। तो बेसिकली अभी जितनी हम चीजें इसमें पढ़ेंगे, तो ये बेसिकली वो एल्गोरिथम है जो हमारे छोटे एक छोटे मशीन लर्निंग मॉडल से लेके एक बड़े मशीन लर्निंग मॉडल तक बनाने में इस्तेमाल होता है। और रियल वर्ल्ड में भी बहुत सारे एल्गोरिथम है जो एज इट इज हमारे इस्तेमाल होंगे। जब हम इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखेंगे तो वहाँ बात करेंगे। तो हम कल यहाँ तक पहुंच गए थे, ग्रेडियंट डिसेंट में हम पहुंच गए थे। फिर हमने देखा हमारे पास क्या होता है कि कोई कॉस्ट कॉस्ट फंक्शन होता है, जे डब्ल्यू कोई कॉस्ट फंक्शन होता है। ये लीनियर रिग्रेशन के लिए स्क्वायर्ड फंक्शन होगा, और कोई और भी फंक्शन हो सकता है, लाजमी नहीं है स्क्वायर। हम क्या करते हैं, हमें डब्ल्यू और बी को मिनिमाइज करना होता है। ये है। और जो हमारा कॉस्ट फंक्शन होता है वो फंक्शन होता है पैरामीटर्स का। और ये तो हमारे पास दो हो गए। हमारे पास ये केस भी हो सकता है जहाँ डब्ल्यू एक से ज्यादा हो लेकिन बी एक ही होता है। अच्छा, तो हम इसको शुरू कैसे करते हैं, हमारे पास स्टेप होता है नंबर 1। हम क्या करते हैं, कोई रैंडम गेस कर लेते हैं इन पैरामीटर्स की वैल्यू का। फिर हम क्या करते हैं, नंबर 2 उसकी वैल्यू को चेंज करते रहते हैं ताकि हमारे पास जे जो रिड्यूस होता रहे। नंबर 3 हम तब तक इसको रिड्यूस करते हैं जब तक या ये सेटल हो जाए या मिनिमम के करीब पहुंच जाए। अब मिनिमम भी हमने देखा कि हमारे पास एक से ज्यादा भी मिनिमम हो सकते हैं, जिसको हम ग्लोबल और लोकल मिनिमम कहते हैं। इसका प्रॉब्लम कहाँ आता है ये आगे देखेंगे हम। कहाँ चला गया, सॉरी। ये हमने देख लिया था कि बेसिकली ये वो हमारे पास प्रॉब्लम आ गया कि ये जो हमारे पास दो मार्क हुए हैं लोकल मिनिमम है, आगे पीछे कहीं के लिए। अब इनमें से जो पॉइंट सबसे ज्यादा लो होगा वो हमारा ग्लोबल मिनिमम कहलाएगा। अब ये जो हमारा कॉस्ट फंक्शन है, ये हमारा कॉस्ट फंक्शन है, स्क्वायर एरर कॉस्ट फंक्शन नहीं है। इसलिए क्यों, अगर स्क्वायर एरर कॉस्ट फंक्शन होता ये एक 3D बॉल शेप बनाता, बाउल जैसी शेप बनाता। फिर हो गया। अब हम इसको इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं, हमने इसकी इम्प्लीमेंटेशन देख ली। हम हमेशा इसको साइमल्टेनियस अपडेट करेंगे। क्यों, क्योंकि हमारा जो कॉस्ट फंक्शन है उसमें बी और डब्ल्यू एक साथ इस्तेमाल होंगे, तो हमें दोनों दफा जब डब्ल्यू भी कैलकुलेट करना है और बी भी कैलकुलेट करना है, वो हमें पुरानी वैल्यूज पे कैलकुलेट करके उसकी वैल्यू बाद में अपडेट करनी है, जो हमने यहाँ पे देखा था। इन ये अगर इसको इस तरह करेंगे तो ये भी काम चल जाएगा, लेकिन ये कोई और एल्गोरिथम बन जाएगा जो हमारे ग्रेडियंट डिसेंट से इसका कोई दूर दूर ताल्लुक नहीं। ग्रेडियंट डिसेंट की हमेशा इंप्लीमेंटेशन ऐसे ही होगी कि आपको साइमल्टेनियस चीजों को अपडेट करना है। ये हो गया। अब हम इसके इंटीग्रेशन की तरफ आ जाते हैं। फिर हमने क्या किया, हमने कल भी यही देखा था कि हमने फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी बी को इग्नोर कर दिया। अब हम क्या चाहते हैं, हम कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज करना चाहते हैं फॉर डब्ल्यू। इसका क्या मतलब है, हमारा जो कॉस्ट फंक्शन है वो फंक्शन है डब्ल्यू का। तो अब हम यहाँ कल जहाँ हमने बात रोकी थी अब वहीं से मैं आगे लेके चलता हूँ। अब पहले हम ग्रेडियंट, कल उम्मीद करता हूँ समझ में आया नहीं होगा लेकिन मैं दोबारा समझा दूँ। मैं एक मिनट स्क्रीन शेयरिंग में व्हाइट बोर्ड लेके आ जाता हूँ। तो हम 3 केसेस देखेंगे आज, अभी फिलहाल तो। एक, दो, 3। और मैं यहाँ चेंज कर लेता हूँ कलर।
अब एक मेरे पास फंक्शन है कुछ ऐसा, एक मेरे पास फंक्शन है ऐसा, दिखा लेते हैं इसको थोड़ा सीधा कर देते हैं। एक है ये बिल्कुल सीधी लाइन, और एक है मेरे पास ऐसा। तो बेसिकली अब जो हमारा ये फंक्शन जो है इसमें क्या है, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ एक्स एक्सिस पे, तो क्या हो रहा है मेरे पास जो जो भी वाई एक्सिस है उसकी बढ़ती जा रही है। तो ये हमारे पास हो गया पॉजिटिव स्लोप। पॉजिटिव स्लोप का क्या मतलब है, एवरी इंक्रीमेंट में मेरे पास कुछ ना कुछ हाइट इंक्रीज हो रही है। हमारे पास आता है दूसरा, ये हमारा है वाई और एक्स। अब मैं एक्स पे कहीं भी चला जाऊं, जो वाई की वैल्यू है वो एक कांस्टेंट कांस्टेंट है। इसका क्या मतलब है, हमारे पास जो स्लोप है वो है 0। अभी हमारे पास तीसरा केस आ गया। अब जैसे मैं एक्स एक्सिस पे आगे बढ़ रहा हूँ, तो मेरी जो वाई की वैल्यू है वो कम 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 होती जा रही है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, नेगेटिव स्लोप। अब जो भी समझ ले स्लोप की वैल्यू होगी, फिर अगर मैं यहाँ निकालूं तो समझ लें हमारा स्लोप आया 3, तो ये क्या है -3। अगर मैं यहाँ पे निकालूं स्लोप एग्जाम्पल 3 है, तो ये क्या है +3 है। और अगर ये 3 है, और अगर मैं यहाँ देखूँ ये वाई पे कट कर रहा है, लेकिन इसका स्लोप क्या है, एक्चुअल 0, क्योंकि कोई इसमें चेंज नहीं आ रही। यहाँ तक बात क्लियर है। कल मैंने थोड़ा सा कर दिया, इसकी सबसे अच्छी एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये ये ठीक हमारी है। ये ये जो सीढ़ियाँ, हाँ उसके ऊपर बना हुआ है ना ग्राफ प्रेजेंटेशन के ऊपर, उसमें हम्म स्लोप एक जैसा क्यों है पॉजिटिव और नेगेटिव का? देखते हैं अभी देखते हैं। आप ये देखें, एक एक ये आ रहा है जो ऐसा जा रहा है, एक ऐसा जा रहा है ऊपर। इसकी सबसे अच्छी एग्जाम्पल क्या है, मैं चढ़ रहा हूँ अप स्टेयर्स। अप स्टेयर्स में क्या जा रहा हूँ, मेरी हाइट यानी जिस जो भी है मैं जमीन से ऊपर उठता जा रहा हूँ। तो ये मेरे पास क्या हो गया, पॉजिटिव स्लोप की एग्जाम्पल है। इसके बाद मेरे पास आ गई एक स्ट्रेट लाइन। अब अगर मैं इस पे चलूंगा, इस पे तो मेरे पास क्या है, स्लोप 0 है। अब जब मैं नीचे उतरना शुरू करूंगा, यहाँ पे भी स्लोप है, लेकिन ये क्या है, ये डाउनवर्ड है। तो इसमें क्या होगा, मेरा स्लोप नेगेटिव होगा। अच्छा, इसमें थोड़ा कंफ्यूज ना हो, इसमें हम लोग ना क्या एरोज लगाते हैं, ये एरो लगाया, ये एरो लगाया। इसका क्या मतलब है, ये हमारा ऊपर बढ़ रहा है, ये हमारा डिक्रीज हो रहा है। जब डिक्रीज हो रहा है ना, तो आपका जो अलग अलग करे स्लोप है वो नेगेटिव हो जाएगा। अब वापस प्रेजेंटेशन की तरफ जाते हैं, वहाँ वहाँ इसको, ये मैंने इसलिए थोड़ी सी ना तमीज बांध दी, ताकि वहां जाके हमें मसला ना हो। मैं शेयरिंग पे आता हूँ, और आ गया, ठीक हो गया। अब आ गए, अब ना हम इसको यहाँ पे एक्सिस बना के देखेंगे। अब क्या हुआ, हमने क्या बोला, हमने W का कोई इनिशियल गैस लेना है। मैंने W का इनिशियल गैस लिया, वो वैल्यू आई यहाँ पे, ये जो पॉइंट है मेरा। अब अगर मैं इससे अब एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करूँ, ये टेंजेंट का क्या मतलब होता है कि जैसे मेरा ये सर्कल है, मैं इस पे मैंने लगाया ये पॉइंट, और मैं इस पे टेंजेंट, ये होता है कि मेरी जो लाइन है ना, वो इस सिर्फ इस पॉइंट से टच होते हुए, यानी मोस्ट प्रोबेबली सिर्फ इस पॉइंट से टच होते हुए निकल जाएगी, ये इस पे टेंजेंट होती है। अब अब अगर मैं इस केस में देखूं, तो हम अगर यहाँ पे फर्जी एक्सिस बना लें, तो अगर मैं यहाँ से आगे बढ़ना शुरू करूँ, जो मैंने एक नॉर्मल एग्जांपल दी थी, क्या यहाँ पे y की वैल्यू बढ़ रही है या कम हो रही है? बढ़िया, आगे तो से। इसका मतलब है ये पॉजिटिव स्लोप है। अब अगर मैं यहाँ पे एक्सिस बनाऊं, और यहाँ एक्सिस पे मेरी क्या y की वैल्यू बढ़ रही है या कम हो रही है? ठीक हो तो गया। इसका मतलब है नेगेटिव स्लोप है। अब जब नेगेटिव स्लोप है, तो इसका क्या मतलब है, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। अब देखिए, जब पॉजिटिव है, तो मेरी इक्वेशन में ये जो डेरिवेट है ना, ये मुझे बता रहा है स्लोप बता रहा है। अब बिल्कुल मैं बोलूँ यहाँ पे मेरी वैल्यू आई +2। अब मैं करूंगा W माइनस अल्फा 2, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, W माइनस 2 अल्फा। सही है। अब यहाँ पे हमारे क्या आई, क्योंकि ये नेगेटिव है, तो मेरे पास -2 आया। तो अब मैं जब करूंगा अल्फा -2 इज इक्वल टू +2 अल्फा। अब इसका मुझे क्या इक्वेशन बता रही है कि मेरे पास जो अभी मैंने इनिशियल गैस की वैल्यू की है, मुझे उसमें से ये टर्म माइनस करनी है, तब जाके मैं अपने मिनिमम वैल्यू के करीब होता जाऊंगा। ऐसे ही है, यहाँ देखें, यहाँ से मैं माइनस करूंगा। अब जब माइनस में, उसका क्या मतलब है, मैं ऐड करके जाऊंगा, तो मैं जो मेरा ऑप्टिमम वैल्यू है इसके पास पहुंच जाएगा। समझ में आई बात आज या नहीं आई? ठीक हो गया। ठीक हो गया। और इसमें कोई सवाल? तो कल ये थोड़ा सा ना रह गया था, ये और था भी एंड का वक्त, मैं इतना इसको बता नहीं पाया। ये दोबारा एक्सप्लेन करें भी लास्ट वाला कॉन्सेप्ट। ये जो इक्वेशन वाला है या ग्राफ वाला? ये ग्राफ वाला नीचे वाला। नीचे वाला मैं जो एक्सप्लेन करेगा, कोई मसले वाली बात नहीं। अब देखिए, मैंने वही बताया। अब जब हमारे
ये टेंजेंट इस तरह बन गया ना। अब इसकी सिंपली बात ये है कि आप इसको ग्राफ बना, क्योंकि हमारे पास ये एक्सिस बना हुआ है। अब मैं देखूं अगर मैं एक्सिस पे इस तरफ मूव कर रहा हूँ तो मेरी वैल्यू वाई पे बढ़ेगी या कम होगी। अगर मेरे पास पहले ये वैल्यू थी, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा तो ये वैल्यू आई, ये उससे कम हो गई, ये उससे कम हो गई। अब जैसे जैसे अगर वैल्यू कम हो रही है ना, इसकी सिंपल इंडिकेशन क्या है कि हमारी जो स्लोप है वो नेगेटिव है, या हम ढलान की तरफ जा रहे हैं। बस ये मैंने इसको एक्सप्लेन किया, तो इसकी वजह से हम इसको कहेंगे ये नेगेटिव स्लोप है। और भी इसकी मैथमेटिकल टर्म्स है, लेकिन मैं इसको सिंपल रखने के लिए ऐसे इसको कर दिया। पल्ले ये पड़ी इधर क्या बात हो कुछ रहा है, ये या राइट साइड पे कौन सी साइड पे? ये ये जो इक्वेशन है, पॉजिटिव नंबर है, हाँ, ये वाला। अल्फा लर्निंग रेट को जो मल्टीप्लाई अच्छा कर अच्छा रहे अच्छा हैं अच्छा अच्छा पॉजिटिव अच्छा अच्छा, नंबर, वो क्या रुके है? रुके 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 मैं बताता हूँ। अब देखिए, हम ना इस वाले केस को लेते हैं। हमारे यहाँ पे ये जो स्लोप है, ये मान लिया कि ये स्लोप है, सही है। कैसे? ये यार, आपका डेरिवेटिव क्या देता है? आपको स्लोप देता है ना, और क्या देता है? हाँ, वो रेट ऑफ चेंज पे जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो आपका स्लोप। अभी इसको सिंपल रखने के लिए रेट ऑफ चेंज भी होता है, लेकिन आप इसको ये कहेंगे ये आपका स्लोप बता रहा है। तो जब आपकी ये इक्वेशन है, अगर यहाँ पे आपकी पॉजिटिव वैल्यू आ गई जो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसका क्या मतलब है कि आपकी ये है ओल्ड वैल्यू, जो ये दी हुई आपकी ओल्ड वैल्यू है। आपने इसमें से माइनस करना है एक पॉजिटिव नंबर, सही है। अब हमने यहाँ डिफाइन कर लिया, हमारे पास 2 है, मैंने 2 रख दिया, डब्ल्यू माइनस एल्फा 2। तो ये क्या हो गया, डब्ल्यू माइनस 2 अल्फा। मतलब इसका क्या मतलब है, डब्ल्यू में से आपने माइनस करना है 2 टाइम्स लर्निंग रेट। अब जब आप माइनस करेंगे तो माइनस करने का क्या मतलब है, आप लेफ्ट लेफ्ट साइड पे मूव कर रहे हैं। जो आपका ग्लोबल मिनिमम है ना, जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, उससे लेफ्ट की साइड पे। ऐसे ही है, जब आप माइनस करेंगे तो डब्ल्यू की वैल्यू छोटी होगी, जब डब्ल्यू की वैल्यू छोटी होगी तो आप यहाँ पहुंचेंगे। कुछ बात पल्ले पड़ी? अच्छा, ये ये ग्रेडियंट डिसेंट का कॉन्सेप्ट होगा। जी 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 जी, बेसिकली ग्रेडियंट डिसेंट का ये कॉन्सेप्ट है। ये आपके ग्रेडियंट्स ओके, बनते हैं, आपकी ग्रेडियंट्स हर, अब जैसे ये नया पॉइंट आया है, अब यहाँ पे फिर ये ग्रेडियंट बनाएगा, फिर यहाँ पे नई वैल्यू निकालेगा, फिर वो एक और, मैं कलर चेंज करके बताता ओके, हूँ। फिर ठीक वो है। यहाँ पहुंचेगा, तो फिर यहाँ वो एक और बनाएगा, फिर वो आएगा, फिर एट द एंड जब वो इस पोजीशन पे आ जाएगा, तो ये हमारी कौन सी कंडीशन आ गई, जहाँ आपका स्लोप जीरो हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। तो जब स्लोप जीरो होगा, मैं डब्ल्यू माइनस करूँ या प्लस करूं, तो ये आपकी पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, तो डब्ल्यू आपका डब्ल्यू के बराबर हो जाएगा। तो फिर वहां पे आपका अपडेट होना रुक जाएगा, भले आप फिर दुनिया खत्म होने तक इसका ग्रेडियंट डिसेंट चलाते रहे, तो वो आपकी कॉस्ट, आपकी कंप्यूटेशन कॉस्ट बढ़ेगी, आपका आपका एल्गोरिथम बेहतर नहीं होगा। ठीक हो ठीक है, गया? सही हो गया। ठीक हो गया। तो अब हम आ जाते हैं लर्निंग रेट पे। तो अब देखें यहाँ पे क्या मसला है। अब जो हमने तो देख लिया कि हमारे पास ग्रेडियंट से क्या फर्क पड़ता है। अब इसके बाद हमारे पास एक और टर्म होती है, ये होती है हमारे पास अल्फा, जिसको हम कहते हैं लर्निंग रेट। ये क्या होता है, ये कोई पॉजिटिव वैल्यू होती है, स्मॉल, लेकिन किसमें से, लाइक 0.1, 0.0001, 0.0001, इस तरह की कोई वैल्यू होगी, छोटी होगी। अब अगर मैं सपोज कर लूँ, मैं अल्फा की वैल्यू लेता हूँ 0.00000001, तो उस केस में क्या होगा कि जो ग्रेडियंट डिसेंट है ना, वो ये छोटे 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 स्टेप लेगा। तो इसको कन्वर्ज होने में, कन्वर्ज का क्या मतलब है, मतलब इसको मिनिमम वैल्यू फाइंड करने में बहुत देर लगेगी, और हमारा एल्गोरिथम बहुत स्लो चलेगा। ऐसे ही है कि अगर मुझे समझ लें 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है, और मैं हर मिनट आधा, हर मिनट 0.01 मीटर, या मैं बोलूँ 10 सेंटीमीटर को मैं कवर करूँ, तो वो कितनी देर में पहुंचेगा। अब यही मैं ले लूँ, अगर मैं, मेरे पास 10 मीटर का रास्ता है, और मैं हर मिनट में 1 मीटर कवर करूँ, तो वो जल्दी पहुंच जाएगा। तो इसका भी यही है कि अगर हमारे पास अल्फा बहुत छोटा होगा, तो हमारा ग्रेडियंट डिसेंट बहुत स्लो हो जाएगा। और इसका वाइस वर्सा, अगर मैं अल्फा बहुत बड़ा ले लूँ, तो यहाँ पे बस काम खराब हो जाएगा। बिलफर्ज अगर मैंने स्टार्ट यहाँ से किया है, और मेरा अल्फा बहुत बड़ा है, तो वो क्या होगा, पहली दफा में मुझे यहाँ लाके ओवरशूट कर देगा। अब वो देखेगा यार, ये तो मुझे लेफ्ट की तरफ जाना है,
तो अब वो जब अगला स्टेप लेगा वो और इससे बड़ा लेगा, तो ये यहाँ पहुंच जाएगा। फिर क्या होगा, देखेगा नहीं मुझे वापस राइट पे जाना है, वो फिर यहाँ जाएगा। फिर यहाँ जाते 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 एक टाइम होगा वो ओवर शूट करके बाहर निकल जाएगा। अब जब ओवर शूट करेगा इसका क्या मतलब है, ये कभी भी नेवर रीच मिनिमम, ये कभी भी मिनिमम नहीं होगा, या इसको हम और फैंसी टर्म में कहते हैं कि हमारा एल्गोरिथम डाइवर्ज कर जाएगा, यानी कभी भी अपने मिनिमम पॉइंट पे नहीं पहुंचेगा, ये कहीं ना कहीं निकल जाएगा। ये वो नहीं होता जैसे छोटे बच्चों को पैसे देते हैं, पैसे देके चीज लेने भेजते हैं, वो घर का काम करने के अलावा कहीं सारे काम करके आ जाते हैं, तो ये वो वाला काम हो जाएगा। इसमें कोई क्वेश्चन अभी तक? ये ऐसा ही है ना, ऊपर वाले फार्मूले में बंदा अल्फा की वैल्यू पुट कर रहा है असल में। बिल्कुल बिल्कुल, असल में हम अभी यहाँ पे ये बता रहे हैं कि इस टर्म के अंदर हमने W तो देख लिया था कि क्या है, हमने ये डेरिवेटिव टर्म भी देख ली कि इसका क्या असर पड़ता है हमारे इसके ऊपर। अब हमने देख लिया कि इसके अंदर जो एक ये चीज की हुई है जो कि कांस्टेंट है, इसका हमारे एल्गोरिथम पे क्या फर्क पड़ता है। एडम के लिए क्या, आप लोगों ने तो वैसे MLDL माशाल्लाह से पढ़ा हुआ है, एडम का अल्फा कितना होता है डिफॉल्ट जो यूज करते हैं? नहीं याद। 0.001। हाँ 0.001, ये डिफॉल्ट होता है, इसको चेंज ही नहीं करते हम। इसका मतलब है कि जो बेस्ट ग्लोबल मिनिमा है उसका लर्निंग रेट 0 है। लर्निंग रेट जीरो, अगर लर्निंग रेट जीरो होगा ना तो आपका काम खराब हो जाएगा, ये कभी जीरो हो ही नहीं सकती। मैंने क्या बोला था, ये हमेशा आपकी पॉजिटिव वैल्यू होगी लेकिन स्मॉल वैल्यू होगी। जो भी आपका ग्लोबल मिनिमा या ग्लोबल मिनिमा में पहुंचने का काम है ना, वो ये आपका ये जो डेरिवेटिव टर्म है ये करेगी। ये सिर्फ बताएगी कि आपको स्टेप कितने बड़े बड़े लेने हैं, मतलब आप मूव कर रहे हैं, या तो आप छोटा स्टेप लेंगे या इस तरह बड़ा स्टेप लेंगे, ये डिपेंड करता है ना। अच्छा, हम मतलब बहुत इसकी छोटा, वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन ग्लोबल मिनिमा पे जाके जब स्लोप 0 हो जाती है तो मल्टीप्लाई होके वैसे 0 हो जाता है। हाँ एग्जैक्टली exactly। और हम आगे देखेंगे भी कि भले हम अगर अल्फा को फिक्स कर देना तो हमारा लर्निंग रेट, हमारा बेसिकली जो एल्गोरिथम है वो खुद ही, समझ लें अगर मैंने यहाँ पे बड़ा स्टेप ले लिया, अब अगर मैंने एल्गोरिथम सही सेट किया है ना, तो अगला स्टेप वो ये लेगा, उसके बाद अगला स्टेप ये लेगा, उसके बाद ये लेगा, ये लेगा, ये लेगा, ये लेगा, वो खुद ही फिर अपने आप को एडजस्ट कर लेगा जब वो करीब होता है। या एडम में ये काम होता है, अगर वो आपकी डायरेक्शन सही होती है ना, तो वो खुद ही अपने आप को अल्फा को बढ़ा लेता है। एडम का यही फायदा है, एडम आपका अल्फा को भी ऑल्टर कर देता है डीप डीप डिपेंडिंग ऑन द लर्निंग के केस में कंडीशन। ये वो इपॉक्स तो नहीं है, लेकिन नहीं वो कुछ और चीज है। नहीं नहीं नहीं, ईपॉक्स कोई और चीज है। ईपॉक्स क्या होता है, वो आप छोटे छोटे बैचेस लेके ना उस पर ट्रेनिंग कराते हैं। अभी हम देखेंगे कि जो हम ये काम करना चाह रहे हैं ना, ये बेसिकली कहलाता है बैच ग्रेडियंट डिसेंट। अच्छा। हम डीएल में क्या करते हैं, हम मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट से काम करते हैं। वो क्या है वो आगे देखेंगे, अभी इतनी इसमें करने वाले ईपॉक की जब हम डीएल में पहुंचेंगे ना, वहां पे हम एक्चुअल में देखेंगे ईपॉक का मतलब क्या होता है हमारा। ओके। यहाँ पे भी शायद, हाँ नहीं, बल्कि मशीन लर्निंग की जो हमारा एक काम चल रहा है इसके अंदर भी डीएल का थोड़ा सा पार्ट आएगा, तो वहां देखेंगे। तो अब ये वही बात आ गई कि हमारे पास ये कोई अजीब कोई और फंक्शन है, हमारे पास स्क्वायर फंक्शन है। तो अब देखें यहाँ पे ये एक ग्लोबल मिनिमा है और ये एक, सॉरी, ये लोकल मिनिमा है और ग्लोबल मिनिमा है। अब वही बात आ गई जो मैंने आप लोगों को बोला था। अब ये बिलफर्ज मेरा आया, मेरा जो ग्रेडियंट डिसेंट है उसने मुझे लाके ये लाइन प्लॉट कर दी। अब इसका स्लोप 0 है। अब भले मैं अल्फा को 10 भी रख दूं तो क्या होगा, वो इसको मल्टीप्लाई बाय 0 होके 0 हो जाएगा। अब जब 0 होगा तो फिर हमारी जो W की वैल्यू ऑलरेडी प्रीवियस स्टेप्स में अपडेट हुई है वही रहेगी, वो फिर चेंज नहीं होगी। तो इस तरह हमें पता लग जाता है कि हम मिनिमम, यानी मिनिमम के पास पहुंच गए हैं। अब ग्लोबल और लोकल मिनिमम को कैसे जस्टिफाई करेंगे वो फिर हम बाद में देखेंगे, क्योंकि अभी हम स्क्वायर्ड कॉस्ट फंक्शन देख रहे हैं, वो बॉल शेप का होता है, तो इसलिए उसमें लोकल मिनिमा होने का चांस ही नहीं है। ठीक है। इसमें जो डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट फंक्शन है, ये आपने हम्म, कहा था कि ये है स्लोप। बिल्कुल। अच्छा, जो डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट फंक्शन है, कॉस्ट फंक्शन था क्या मुझे याद नहीं है। उसका मतलब वो कॉस्ट, एक्सट्रैक्ट होने में मैं उसका अभी जो स्लोप से कैसे लिंक हो रहा है ये मुझे समझ नहीं आ रही। मैं आपको अभी बता देता हूँ हमारा कॉस्ट फंक्शन क्या था। हमने क्योंकि बी को एग्जाम्प जे किया डब्ल्यू था, बी था इस तरह कुछ। इससे आगे इसका फार्मूला माइनस क्या था। वाई स्क्वायर
m1 ये हमारा कॉस्ट ओके, फंक्शन, ठीक है। ये अब हमारा इसका j ऑफ डेरिवेटिव w लें, है। इसका डेरिवेटिव हम्म लें, हम्म इसका डेरिवेटिव लें और निकालें, क्या आंसर आता है? m1/m डेरिवेट आएगा। रुके ना, रुके जरा। 1/m डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट अ, टू w ले रहे हैं हम। हाँ तो आ गया ना, सही हो गया। विद रिस्पेक्ट टू w लेंगे तो x आप w लेंगे माइनस, तो आप w लेंगे तो इसमें तो ये हो जाएगा ना, x बचेगा खाली इसमें, और कुछ बचेगा नहीं। हाँ x-0 हो जाएगा। ओके, तो x जो है वो x/m बचा एंड पे, हम्म x/m बचा। तो अभी इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेट नहीं करें, अभी इसको फॉर द नहीं, टाइम मुझे बिंग बस ये समझ रखेंगे नहीं आ हम। रही कि डेरिवेटिव ऑफ द कॉस्ट फंक्शन हाउ इट इज स्लोप। यार अभी आप, हमने स्टार्ट किया और आप फिर मैंने वही बात बोली, अब हवाई जहाज से चढ़ने वाला अच्छा, काम कर रहे हैं। अभी अभी रुके जरा, रुके जरा। ये ये अच्छा जो चलो। ये जो डेरिवेटिव ये जो डेरिवेटिव वाला काम है ना, जब हम इंशाल्लाह अपना कैलकुलस का कवर कर रहे होंगे ना, तो वहां करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हम थ्योरी देख रहे हैं, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं। बस इस वक्त ये रखें कि जो हमारे डेरिवेटिव को हम देखें कितनी चीजों में करते हैं। रेट ऑफ चेंज बोलते हैं, फिर स्लोप बोलते हैं, फिर आप और भी 3-4 टर्म्स उसके लिए यूज करते हैं। तो ये जिस टर्म में इस्तेमाल हो ना, अभी उसको उसकी हद तक रखें। ये जब हम इसको प्रैक्टिकली देख रहे होंगे ना, तब इसकी अभी हमने लैब्स करनी है। जब लैब्स करेंगे तो और ज्यादा बेहतर तरीके से हमें आइडिया होगा। तो अच्छा चले। ये देखें अब ये वही मेरी बात आ गई कि अगर हम फिक्स लर्निंग रेट अल्फा रखें तो उस पर हमारे पास क्या असर पड़ेगा। अगर हमने एक अल्फा को नॉर्मल रखा कि एक अच्छी रेंज में जो नॉर्मल होता है, तो हर स्टेप पे क्या होगा, जाहिर बात है ये माइनस हो रहा है, तो कुछ ना कुछ तो, अब जैसे मैंने स्टार्ट यहाँ पे किया, तो वो दूसरा स्टेप से यहाँ, तीसरा यहाँ लिया, वो जाहिर बात है जो ये माइनस हो रहा है, ये कुछ हर दफा आके कुछ ना कुछ हो गया तो माइनस हो के छोटा तो होता जाएगा ना। फिर आखिर में क्या होगा, जो एंड पे हमारे पास होगा ना, वो वैसे ही स्टेप्स छोटे हो जाएंगे। तो अपडेट जो होगा, हमेशा अपडेट छोटा होगा। और इसमें क्या है, हमें लाजमी नहीं है कि हम इस पूरे प्रोसेस के दरमियान अल्फा को चेंज करें अभी के लिए। लेकिन जब हम डीएल पढ़ होंगे, वहां पे देखेंगे हम अल्फा, हमारा जो एडम एल्गोरिथम है, वो अल्फा को बढ़ाता भी है और अल्फा को कम भी करता है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। अच्छा ठीक, अच्छा मतलब मैं समझ रहा था कि हम अगर ये इतना बड़ा स्टेप स्टार्ट में ले रहा है तो एंड में छोटा क्यों हो गया? ये इसलिए हो रहा है, देखिए ना, ये आपकी जो ये टर्म है, ये तो हमेशा जाके माइनस हो रही है ना। अब जब माइनस हो रही है, वो डब्ल्यू में छोटा कर रहा है, और हमारा जे किसका फंक्शन है, डब्ल्यू का। जब डब्ल्यू यहाँ आएगा, जब डब्ल्यू की वैल्यू छोटी होगी, तो जे की वैल्यू भी छोटी होना शुरू हो जाएगी। ऐसा है या नहीं। ऐसा ही है। अब ये जब ये स्मॉल होगा तो अपडेट स्मॉल कम होगा, जब अपडेट स्मॉल कम होगा तो ओवरऑल काम, क्योंकि हमारे पास अल्फा वैसे ही छोटा है, सपोज मैंने 0.01 लिया, जब छोटा है वो इससे मल्टीप्लाई होगा तो और छोटा हो जाएगा। तो इस तरह जो हमारे अपडेट स्टेप्स है ना, वो और छोटे होते जाएंगे। तो इस तरह हमारे पास जो ये लर्निंग रेट है, छोटे से छोटा होता जाएगा। ओके। तो इसीलिए फिर ये हम ग्लोबल मिनिमा पे रीच आराम से रीच कर सकते हैं विदाउट, अल्लाह भला करे, आपका डिक्रीजिंग लर्निंग रेट अल्फा। अब आ जाते हैं अपने उसके लिए, लीनियर रिग्रेशन के लिए। अब हमने क्या किया, हम अपने हमारा जो लीनियर मॉडल है वो ये है, हम बी को वापस ले आए। तो अब जो हमारा कॉस्ट फंक्शन होगा वो पहला वाला ही है, लेकिन अब कॉस्ट फंक्शन की जो हमारी वैल्यू होगी, यहाँ क्या आ जाएगा, डब्ल्यू आई प्लस बी माइनस वाई आई का होल स्क्वायर, ऐसे ही हो जाएगा। वही हमारे पास स्टेप हो गए। हमने डब्ल्यू को चेंज करना है, बी को चेंज करना है, बेस पे ही। फिर ये वही हो गया, डेरिवेटिव आ गया, तो इसलिए कोई परेशान होने की जरूरत नहीं, हमने डेरिवेटिव लिया था। फिर ये स्टेप चलेंगे, फिर यहाँ आगे क्या होगा, डब्ल्यू के बराबर हो जाएगा, बी के बराबर हो जाएगा। फिर हम दोबारा चलेंगे, और कब तक चलेंगे, जब तक हमारा एल्गोरिथम कन्वर्ज नहीं होता। कन्वर्ज होने की भी कंडीशन है, वो आगे देखेंगे।
कोई मसला है यहाँ पे? नहीं है मसला मेरे तो ख्याल से। है, ये आपने क्या किया बी। भाई पहले हमने क्या किया था, पहले हमने अपने इस मॉडल को, सॉरी मैं इसको मिटा देता, हमने फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी अपनी चीजों को करने हाँ के लिए हमने इसको हाँ जीरो कर दिया था। जब जीरो किया था हाँ तो हमारा मॉडल क्या बना था, हमारा मॉडल बन गया था एफ डब्ल्यू इजिकल टू डब्ल्यू एक्स, ठीक है। ये लीनियर हाँ। रिग्रेशन का मॉडल तो नहीं है। हमने इसको समझने के लिए, इसकी प्लॉटिंग समझने के लिए, हमने इसके ऊपर पूरा कॉस्ट फंक्शन और ग्रेडियंट डिसेंट वगैरह सब लगा के देख लिया। अच्छा, लेकिन ये जो है अभी अब बी और डब्ल्यू का अलग अलग ले बनाया, ओके। हाँ, अब हमने क्या किया, हम अपने पूरे लीनियर रिग्रेशन मॉडल को उसकी असल फॉर्म में उठा के ले आए, ओके। क्योंकि हमें काम काम लीनियर लीनियर रिग्रेशन पे करना है। पहले हम खाली डब्ल्यू अपडेट कर रहे थे, अब क्योंकि हमारे पास लीनियर रिग्रेशन मॉडल है, हम बी को भी उसी तरह अपडेट करें। ठीक है। ठीक हो गया। हम्म। तो यहाँ, तो ये तो फिर ये वही इसकी डेरिवेटिव आ गया। इसका डेरिवेटिव ऐसा होता है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब हम कैलकुलस पढ़ेंगे उस वक्त इसको ना और इन डेप्थ देख लेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे इसकी वो कैलकुलेशन दिखाई होगी, बेसिकली इस तरह हुआ है, ये ऐसे जा रहा है। ये मैं यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। ये जब हम कैलकुलस पढ़ेंगे तो जिसको समझ में आ रही है वो देख ले, नहीं आ रही तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, इसको हम देखेंगे कैसे होगा। तो अब हमारे पास जो ग्रेडियंट डिसेंट बन गया फाइनल, जो हमारा लीनियर रिग्रेशन के लिए, वो कुछ ऐसा है। उसमें हम डब्ल्यू को अपडेट करेंगे, हम बी को अपडेट करेंगे, और फिर हम साइमल्टेनियस इनको अपडेट कर देंगे। अब जो हमारे डब्ल्यू बी होगा वो ये होगा कि हमारे हर आपकी नंबर ऑफ एग्जाम्पल के लिए ये चलेगा। ठीक हो गया। ये यहाँ पे भी कोई इशू आ रहा है किसी को? ये नीचे वाली ये इक्वेशन का क्या मतलब है? सबसे ये कौन, नीचे जो लिखी हुई है। अच्छा, ऊपर डी ये डब्ल्यू किया, नीचे डी बी किया, ओके। जी देखें, हम जब इसको करेंगे, ऊपर देखें ना, मैं इसको लेके जाता हूँ। ये देखें, यहाँ पे अब हम जब पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं, बेसिकली ये डेरिवेटिव कह रहा है, तो हम यहाँ हाँ पे डब्ल्यू के लिए क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू करेंगे। बी के लिए क्या हाँ करेंगे, हाँ। विद रिस्पेक्ट टू बी करेंगे। ठीक है तो ओके। इसीलिए देखें यहाँ पे ये एक्स की वैल्यू आ रही है, यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा, क्योंकि अगर मैं डब्ल्यू एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव लूँ तो क्या होगा, वन आएगा, और मैं यहाँ वन को मल्टीप्लाई करूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये टर्म जीरो हो जाएगी क्योंकि उसमें बी है ही नहीं। ये हो गया, ये वही बात आ गई। हम क्योंकि लीनियर रिग्रेशन में बात कर रहे हैं, हमारे पास एक कॉन्वेक्स फंक्शन है, हमें स्क्वायर्ड कॉस एरर में इस बात की टेंशन ही नहीं लेनी कि हमारे पास ये ऐसे लोकल मिनिमा आएंगे। ये लोकल मिनिमा कहाँ आएंगे, जहाँ हमारे पास स्क्वायर्ड एरर कॉस फंक्शन नहीं होगा। जब तक हम लीनियर रिग्रेशन की बात कर रहे हैं तो हमारे पास ऐसे जाएगा। फिर जब हम डीएल में जाएंगे, वहाँ अलग तरह के मसले मसाइल, अलग तरह का कॉस फंक्शन होगा, तो हम वहां देखेंगे। तो बेसिकली इसको हम कॉन्वेक्स कॉस फंक्शन कहते हैं, या इसको बॉल शेप भी कहते हैं। ये फिर वो कि हम जब ग्रेडियंट डिसेंट चलाते हैं तो वो किस तरह होगा, इसकी लैब है, ये लैब में ज्यादा बेहतर समझ आएगा कि ये क्या होगा। ये लाइन खुद ही चेंज, पहले ये होगी, फिर 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 एक लाइन ऐसी आएगी जो इसमें बेस्ट फिट हो रही होगी। फिर वो हमें बता देगा कि भाई ये आपके पास आ रहा है। ये मेरे ख्याल से आगे इसने किया हुआ होगा। हाँ ये देखें, जब ग्रेडियंट डिसेंट हम चलाएंगे ऐसे होगा, पहले एक मॉडल बना, फिर दूसरा मॉडल बना, फिर तीसरा बना, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवा, बस ये पिंक वाली हमारे पास लाइन आई। ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमें इसने, हमारे ग्रेडियंट डिसेंट ने एक अच्छी लाइन इसने हमें बना के दी कि आपका जो मॉडल है वो इस तरह कुछ बेहतर करके फिट हो रहा है, ये वाली लाइन। तो बेसिकली क्या हुआ, हम अपने कंटूर प्लॉट में बिल्कुल बीच में पहुंच गए, जहाँ पे इसकी वैल्यू जीरो है, यानी मिनिमम वैल्यू है। इसमें कोई मसला, मेरे ख्याल से ये तो सिर्फ प्लॉटिंग है, इसमें कोई इतना मसला होना नहीं चाहिए, तो फिर भी अगर कोई बात है तो पूछिए। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। हाँ, तो अब जो हम बात कर रहे हैं, हमने जितना भी अपने ग्रेडियंट डिसेंट देखा, इसका नाम है, इसको जैसे मैंने बताया, इसको हम बैच ग्रेडियंट डिसेंट करते हैं। इसका क्या मतलब है, हर स्टेप ऑफ ग्रेडियंट डिसेंट क्या करेगा,
हमारे पास जितनी ट्रेनिंग एग्जाम्पल है उसको यूज करेगा। हमारे पास दूसरी तरह के भी होते हैं जो सबसेट में लेते हैं, जैसे मिनी बैच हो गया। अब क्या ये 47 की 47 एग्जाम्पल को एक स्टेप में प्रोसेस करेगा। वो कैसे करेगा? वेक्टराइजेशन के थ्रू करेगा। तो ये इस केस में क्या होता है, ये बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है अगर हमारे पास ट्रेनिंग सेट एक लिमिट से ज्यादा बढ़ जाए। तो फिर उसके लिए हम दूसरी टेक्निक यूज करते हैं। इसमें कोई क्वेश्चन अभी तक? वेक्टराइजेशन की तरफ तो अभी हम नहीं ना गए। जाएंगे, इसी में जाएंगे। जब वेक्टराइजेशन की बात आएगी तो हम नमपाई पढ़ेंगे, फिर नमपाई में समझ में आ जाएगा। ठीक हो गया। आज के लिए बस इतना ही था। इसमें अगर कोई चीज समझ में ना आई हो तो मुझे बताएं, मैं इसी बता इसी दूंगा। स्लाइड की समझ नहीं आई। इस स्लाइड की समझ में नहीं आई? हाँ, ठीक है, अभी देख लेते हैं दोबारा, कोई मसले वाली बात। ऑल देखिए अभी ट्रेनिंग तक सैंपल से क्या मुराद है? देखें, ऑल ट्रेनिंग एग्जाम्पल से मतलब ये है कि जितनी समझ लें मेरे पास ट्रेनिंग सेट का एग्जाम्पल है m इजिकल टू 200। अब ये क्या करेगा, ये एक स्टेप में इन सबको प्रोसेस करेगा एक साथ। यानी जो भी इसका एक स्टेप होगा उसमें इन सब एग्जाम्पल करेगा, सब पे कॉस्ट कैलकुलेट करेगा। तो अब अगर मैं इस सब पे कॉस्ट कैलकुलेट करूं, कंसिडरिंग कि मेरे पास हार्डवेयर की लिमिटेशन है, मेरे पास टाइम की लिमिटेशन है, तो क्या होगा, वो बहुत ज्यादा लंबा टाइम लेगा इसके ट्रेन इसको इसका एरर निकालने में। तो इस पूरे इस वक्त सिर्फ इसको ये समझ लें कि जो हम पूरे ट्रेनिंग सेट को एक साथ एक स्टेप में सारी ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स को यूज कर रहे होते हैं, तो हम उसको नाम देते हैं बैच प्रेजेंटेशन। इसका ये मतलब है हम पूरी बैच ऑफ एग्जाम्पल्स को एक साथ प्रोसेस कर रहे हैं एक स्टेप में। ये तो बैच का मैथमेटिकली सॉल्व करने वाला है, मजा तब आएगा। हाँ हाँ बिल्कुल करेंगे इसको ना, करेंगे अभी बेफिक्र रहे मतलब इसको। सारे हम ट्रेनिंग मैथ्स में भी करें। सैंपल्स को कैसे पिक करेंगे, उनकी बी और डब्ल्यू निकालें, फिर समझ आएगी हम्म। सही। देखिए ये हम पेपर पे तो करेंगे नहीं। हम क्या करेंगे, हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे पाइथन में। मतलब जैसे मेरे पास ये एफ डब्ल्यू बी की इक्वेशन है, मैं लगा लूंगा डब्ल्यू एक्स प्लस बी। तो अब क्या होगा, मैं यहाँ एक्स की वैल्यू दूंगा, डब्ल्यू और बी की वैल्यू गैस करूंगा। मैं फॉर लूप लगा दूंगा, फिर फॉर लूप में जाके खुद ही अपनी वैल्यू चेंज करता रहेगा, जहां मिनिमम वैल्यू आएगी वो मुझे रिटर्न कर देगा। ये लैब्स हैं इसकी। तो ये हम अगले सेशन में देखेंगे, इसकी पूरी लैब डिस्कस करेंगे। ये जो अभी हमने ऊपर काम काम होते हुए देखा है ना, ये सारा देखेंगे। कंटूर प्लॉट्स देखेंगे, 3D प्लॉट्स देखेंगे, सब कुछ इसमें आगे आएगा। क्योंकि जितना अभी हमने यार थ्योरी ये कवर कर ली। जो डाटा साइंस की डिग्री होगी उसमें ये मैथमेटिकली हैंड से करते होंगे सारा? नहीं करते, नहीं नहीं करते? करते। पाकिस्तान में तो जितनी डिग्रियां हैं वो नाम की हैं। वहां पे तो ये कुछ करवाते ही नहीं है। वहां पे बस खाली आपको थ्योरी थ्योरी पढ़ा के निकाल देते हैं। बाहर जो है, बाहर अगर कोई आपको अच्छी जगह मिल गई तो वहां पे ये करवाते हैं। वो भी आपको हैंड से नहीं करवाएंगे। हैंड से ये होगा कि आपको छोटे 2-3 इक्वेशन का मॉडल आपको करवा दिया। लेकिन बड़े जितने भी होते हैं ना, वो आपको वो कहते हैं कि इसको आप, सॉरी, तो ये छोटा पाइथन छोटा में मॉडल ही है, ये इतना बड़ा तो नहीं है। भाई चाल हमने 3 इक्वेशंस को सॉल्व किया था, हमारी जान निकल गई नहीं थी। सही नहीं, है। इसमें हम 3 बैच सैंपल्स ले लें, लेकिन वो सारे ट्रेनिंग सैंपल लेना ये काम मुश्किल है। हाँ ना, तो ये देखें, हमने अभी क्या देखा, हमने सिर्फ देखा बैच। फिर होता है मिनी बैच। वो मिनी बैच में क्या होता है, हम छोटे छोटे बैच बना के काम कर लेते हैं। अब इस पूरे पे अगर आप इक्वेशन बनाएंगे, 50 इक्वेशन हो जाएंगी, तकरीबन 47 इक्वेशन हो जाएंगी। सही है। ओए हो, 47 अच्छा। इक्वेशन 47 इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे ना, काम काम खराब हो जाएगा हमारा। मैं चाहता था कि एक दफा ना मैथ के हम हाथ से कर लें इस चीज को सॉल्व। ये आप अपने एंड पे करें फिर। ये आप अपने एंड पे करके देखें, आपको खुद ही अकल ठिकाने आ जाएगी। इसको हम करेंगे पाइथन में करेंगे। पाइथन में वही थोड़ी बहुत हाथ से भी करेंगे, बाकी सारा काम चलो, कंप्यूटर से कराएंगे। भाई हाथ से करने लग गए ना, काम खराब हो जाएगा हमारा। अच्छा चलो ठीक है, कर दूं फिर मैंने सिर्फ मीटिंग डीएल, रिकॉर्डिंग स्टॉप। हाँ रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दी। ओके।